गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें क्या इंक्लूड है? ब्रीदिंग के अंदर है इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, पॉज। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के अंदर आएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं वो किस तरह से ट्रांसफर होती हैं हमारी बॉडी के अंदर और बॉडी से किस तरह बाहर निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। सेल कंटिन्यूअसली यूज ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन that release energy from the nutrient molecules and produce ATP. At the same time these reaction release carbon dioxide. क्या है कि सेल जो है वो कंटिन्यूअसली क्या यूज करती है? ऑक्सीजन जो है हमारी यूज करती है, और फिर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो होती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं, न्यूट्रिएंट से ATP निकलता है, और इसी के साथ साथ क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है हमारी बॉडी से, और जो ATP यानी जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम अपनी डेली एक्टिविटीज में, जो हम रोजमर्रा के काम करते हैं उन कामों में हम उसको यूज करते हैं उस एनर्जी को। और उसी के साथ साथ क्या होता है, जब वो न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं तो एनर्जी जो निकलती है वो तो हम यूज कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो हम अपनी लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है excessive amount of carbon dioxide is toxic to cell. Respiratory system helps to supply oxygen and eliminate carbon dioxide with the cooperation with circulatory system. इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये टॉक्सिक होगा सेल के लिए। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमें नुकसान करेगा, उससे हमें बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती हैं। इस वजह से उसका निकलना ज़रूरी है, और वो हमारी सेल के लिए, बॉडी सेल के लिए क्या है, टॉक्सिक है, हानिकारक है। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक करने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प करता है वो कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो हमारे ब्लड का बहाव का जो सिस्टम है वो। ये देखिए गाइस, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो खाना है वो हमने खाया। ओके, देन ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में गई, और फिर क्या हुआ, इस सेल में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स टूटे और एनर्जी ATP के रूप में रिलीज हुई। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकले, और जो ATP से जो एनर्जी रिलीज हुई वो तो हम अपनी जो रोजमर्रा की हम काम करते हैं, जो भी डेली एक्टिविटीज करते हैं उसमें हम इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। द टर्म रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, गैसेस का बदलाव होता है बॉडी सेल्स के बीच में, हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनके बीच में, और एनवायरनमेंट के बीच में, बाहर की जो हवा है उसके बीच में। इसमें क्या क्या है, दिस इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस से ये कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन: ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक तो ब्रीदिंग है, सांस लेना, कि हम जो सांस लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमारी गैसों का जो आदान प्रदान होता है, बदलाव होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और ट्रांसपोर्टेशन, किस तरह से ऑक्सीजन आ रही है और किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल रही है। नेक्स्ट है मसल्स दैट असिस्ट विद रेस्पिरेशन। आइए मसल्स देख लेते हैं रेस्पिरेशन से पहले कि जो हमारी मसल्स रेस्पिरेशन में हमें हेल्प करती हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों मसल्स जो हैं हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। क्वाइट रेस्टफुल ब्रीदिंग इज समटाइम्स कॉल्ड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बिकॉज 75% वर्क डन बाय द डायफ्राम। जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं उसको। ओके, क्योंकि
75% 75% जो काम होता है वो कौन करता है, डायफ्राम करता है। हमारी जो मसल्स हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो हमारी रिब्स की मसल्स हैं और रिब्स हैं हमारी, हमारा स्टर्नम है, वो सब उसको सपोर्ट कौन करता है, डायफ्राम सपोर्ट करता है उसके एक्सपिरेशन में भी और इंस्पिरेशन में भी। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। अदर एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो दूसरी मसल्स हैं जो हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में, वो देखते हैं। फोर्स्ड इंस्पिरेशन इज हेल्प्ड बाय स्केलिन एंड स्टर्नोक्लेआइडोमास्टोइड मसल्स। जो फोर्स्ड इंस्पिरेशन होता है, यानी कि हम एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है जो हम आराम से सांस लेते हैं, और एक होता है हम जो खींच कर अंदर सांस लेते हैं। वो सांस लेने में हमें कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं, स्केलिन मसल्स और स्टर्नोक्लेआइडोमास्टोइड मसल्स हेल्प करती है। ओके, फिर एक होता है कि हम फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज हेल्प बाय द IICM एंड बाय द एब्डोमिनल मसल्स। फिर एक होता है कि हम जो है खींच कर सांस बाहर छोड़ते हैं, मतलब जोर से हम जो एक नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं, उसके अलावा जो हम जबरदस्ती सांस निकाल कर अपने शरीर से बाहर छोड़ते हैं, उसमें कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प करती हैं और एब्डोमिनल मसल्स हेल्प करती हैं। ये देखिए, ये है आपकी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारी जो रिब्स हैं और कॉस्टल मसल्स हैं वो क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, और स्टर्नम भी ऊपर उठेगा, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ उठता है ये, ठीक है। और एक्सहेलेशन के टाइम पर क्या होता है, ये जो रिब्स हैं और हमारी जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं, डायफ्राम जो है वो क्या होता है, नीचे की तरफ हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स होता है। और यहाँ पर है आपकी वो मसल्स जो हमने अभी पढ़ी थी, स्टर्नोक्लेआइडोमास्टोइड और स्केलिन मसल्स, जो हमें क्या करती हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में हमें हेल्प करती हैं, और ये हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं जो हमें एक्सपिरेशन में, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है। ओके, द प्रोसेस इन विच एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज नोन एज ब्रीदिंग। वो प्रोसेस जिसमें जो एयर है, हवा जो है वो हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स से जो बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, उसे सांस लेना कहा जाता है। इसी तरह से हम सांस लेते हैं। व्हेन वी ब्रीथ वी टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर इन इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होती है, वो एयर हम अंदर लेते हैं, उसे कहते हैं इनहेलेशन। Giving out air that is rich in carbon dioxide is known as exhalation। और फिर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं। द ब्रीदिंग रेट ऑफ एन अडल्ट इज 15 to 18 times per minute। However, during heavy exercise, the breathing rate exceeds 25 times per minute। जो नॉर्मली हम ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं आराम से, वो कितनी होती है, एक नॉर्मल अडल्ट की, बड़े लोग की बात हो रही है, वो कितनी होती है, 15 से 18 होती है 1 मिनट पर। इसका जो काउंटिंग है वो कितनी होती है, 15 से 18 होती है 1 मिनट पर। लेकिन अगर हैवी एक्सरसाइज वगैरह कुछ की है, हमने कोई वर्क किया है, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारी जो सांस है वो तेजी से चलने लगती है। ओके, तो क्या होता है, ये बढ़ जाती है। कितना हो जाएगा, ये 25 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा, मतलब 15 से 18 के मुकाबले में बढ़ गया ना, ये बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। ये जो साइकिल है ब्रीदिंग की, इसमें ये 3 फेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कह लीजिए, नेक्स्ट है एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन कह लीजिए, और फिर है पॉज। इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज इंस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं अपने शरीर में, उसे क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज एंड द एयर प्रेशर डिक्रीज। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी होती है हमारी, यानी कि हमारा जो चेस्ट होता है, हमारा डायफ्राम, हमारी रिब्स, जो हमारा रिब केज होता है, वो क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका जो साइज होता है, वो क्या होता है, एक्सपांड होकर बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। और जो एयर प्रेशर होता है उसके अंदर वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। ये देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्पिरेशन हो रहा है। ये क्या है, रिब केज की जो पिक्चर दिखाई गई है, ये इंस्पिरेशन की पिक्चर दिखाई गई है। ये है आपका डायफ्राम। ओके, नॉर्मल जब हमारा डायफ्राम होता है, रेस्ट कंडीशन में जब होता है, तब वो डोम शेप का होता है, और ये थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है, थोड़ा सा स्लाइटली। ओके, और यहाँ पर हमारी चेस्ट कैविटी दिखाई गई है कि एक्सपांशन हो जाता है रिब्स का, और स्टर्नम अपवर्ड और आउटवर्ड, मतलब आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करता है। इसमें जो डायफ्राम होता है
स्टर्नम होता है और जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। इसी तरह से जो रिब्स होती हैं और जो कॉस्टल मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ती हैं। ओके, इस तरह से क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी का, चेस्ट वॉल का और लंग्स का क्या होता है, एक्सपांड हो जाते हैं, वो उनका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। मैकेनिज्म क्या होती है रेस्पिरेशन की? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज इंस्पिरेशन, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये क्या है, अभी हमने पहले भी पीछे पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना क्या है, इंस्पिरेशन है, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। When the volume of thoracic cavity increases and the air pressure decreases, inspiration takes place। जब क्या होता है, thoracic cavity का जो वॉल्यूम होता है, जो उसका साइज होता है, जब वो बढ़ जाता है तो एयर प्रेशर का साइज कम हो जाता है। उसके तब क्या होता है, इस सब से इंस्पिरेशन होता है, यानी हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो thoracic cavity का साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का तो ये क्या करती हैं, वॉल्यूम जो है थोरैसिक कैविटी का वो बढ़ा देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ जाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम फर्दर इंक्रीजेस द साइज ऑफ द थोरैसिक कैविटी, साइमल्टेनियसली द लंग्स एक्सपांड। जो डायफ्राम है वो क्या करता है, साइज इंक्रीज कर देता है। जब डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी जो थोरैसिक कैविटी है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, और इसी के साथ साथ ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं। तो इस तरह से साइज भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है विद द एक्सपांशन ऑफ द लंग्स द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीजेस। अब जब जो लंग्स हैं हमारे वो एक्सपांड होंगे, एक्सपांशन होगा उनका, तो जो प्रेशर है एयर का लंग्स के अंदर वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ओके, मीन्स हमारे जब हम एयर अंदर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे लंग जो हैं वो फूल जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं, उनका जो साइज है वो बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ फूल जाते हैं, वो आपने नोट किया होगा। तो इससे क्या होता है, जो प्रेशर होता है एयर का हमारे लंग्स के अंदर वो क्या होता है, कम हो जाता है। द प्रेशर इक्वलाइजेस एंड द एटमॉस्फेरिक एयर रशेस इनसाइड द लंग्स। फिर क्या होता है, जो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक एयर का और लंग्स के अंदर की जो एयर होती है उनका जो है वो इक्वल हो जाता है। एट रेस्ट इंस्पिरेशन लास्ट अबाउट 2 सेकेंड्स। और क्या होता है, रेस्ट पर क्या है, जो इंस्पिरेशन है मतलब फोर्सफुल नहीं कर रहे हैं हम, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन है। जो नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं वो कितना होता है, 2 सेकेंड्स की होती है ये प्रोसेस। सांस लेने की जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ 2 सेकेंड्स की होती है, 2 सेकेंड्स की केवल। नेक्स्ट है आपका एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन, यानी हमारा सांस बाहर छोड़ना या बाहर निकालना सांस का। ओके, द एक्सपिरेशन प्रोसेस इज कंसीडर्ड वंस आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स एंड द एयर इज एक्सपेल्ड। दिस एक्सपांशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। जब गैसों का एक्सचेंज हो जाता है तब क्या होता है, जो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन कहते हैं। ये देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, ये जो थोरैसिक कैविटी है इसमें अच्छे से दिख रहा है कि उसका साइज क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इसका साइज कम हो जाता है। ठीक है, जो रिब्स हैं और स्टर्नम है, ये जो स्टर्नम है आपका और ये जो आपकी रिब्स हैं ये क्या होती है, डिप्रेस हो जाती है, मीन्स नीचे की तरफ थोड़ा धस जाती हैं, अंदर की तरफ हो जाती हैं थोड़ा। ठीक है, जिस वक्त हम सांस छोड़ते हैं उस वक्त ये थोड़ा अंदर की तरफ हो जाती हैं। और ये जो डायफ्राम है, ये देखिए ये डायफ्राम जो है वो वापस डोम शेप्ड का हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है एक्सहेलिंग का, उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन कहते हैं, और ये एक पैसिव प्रोसेस है। इट अकर्स व्हेन द साइज ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस एंड द एयर प्रेशर आउटसाइड इंक्रीजेस। ये कब होता है, जब थोरैसिक कैविटी का जो साइज होता है वो कम हो जाता है और एयर प्रेशर जो है बाहर वो क्या होता है, बढ़ जाता है। बाहर का एयर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और थोरैसिक कैविटी का साइज कम हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था। तो तब क्या होगा, एक्सहेलेशन होगा, हमारे जो शरीर में से एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। नाउ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स एंड द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं जब हम सांस छोड़ते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है, एक्सपिरेशन होता है या एक्सहेलेशन।
As a result, the ribs are pulled inward and the size of the thoracic cavity reduced. जो ribs होती हैं वो क्या होती हैं, अंदर की तरफ चली जाती हैं और thoracic cavity का साइज क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा ही था। The diaphragm is relaxed and the lungs get compressed. और diaphragm भी क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है और lungs क्या होते हैं, compressed हो जाते हैं, थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं। Consequently, the pressure increases and the air is forced outside. उसके बाद क्या होगा, जब ये डिप्रेस होंगे तो प्रेशर पड़ता है लंग्स पर और हमारे डायफ्राम पर, हमारे रिब्स पर, तो क्या होता है, जो एयर होती है वो फोर्सफुली क्या होती है, बाहर निकल जाती है एक फोर्स के साथ में। एट रेस्ट एक्सपिरेशन लास्ट अबाउट 3 सेकेंड। और ये जो एक्सपिरेशन, ये जो सांस बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कितनी देर की होती है, वो 3 सेकेंड्स की होती है केवल, ठीक है। नेक्स्ट है पॉज। आफ्टर एक्सपिरेशन देयर इज अ पॉज बिफोर द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। दूसरी साइकिल स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, एक्सपिरेशन के बाद में एक पॉज आता है, एक रुकावट आती है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनहेलेशन हो रहा है, इनहेल की, ये एयर इनहेल कर ली और ये की एक्सहेल। इसमें क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन के टाइम पे सिकुड़ जा रहे हैं हमारे लंग्स भी और डायफ्राम भी, ठीक है। इनहेलेशन के टाइम पे क्या हुआ, एक्सपांड हो गई चेस्ट कैविटी, ठीक है, लंग्स भी फूल गए और रिब्स भी हमारी बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है। ये देखिए फिर से इनहेल किया और डायफ्राम क्या है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, जो डायफ्राम है वो फिर से अपनी डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगा। डोम शेप्ड जो उसका स्ट्रक्चर था पहले, उसी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या है, कंपोजिशन ऑफ एयर, देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये है आपका कंपोजिशन ऑफ एयर, कि जो एयर होती है जो हम इनहेल करते हैं वो किस तरह से बनी होती है, उसकी क्या कौन सी गैसेस होती हैं उसमें। ऑक्सीजन जो है इंस्पायर्ड एयर में 21% होती है और एक्सपायर्ड एयर में, यानी जो हम एयर निकालते हैं उसमें 16% होती है, और जो हम एयर अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो कितनी होती है, 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड एयर में कितनी होती है, यानी जो हम सांस लेते हैं अंदर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.04% होती है, और एक्सपायर्ड एयर में, निकालने वाली एयर में कितनी होती है, 4% होती है। नाइट्रोजन एंड रेयर गैसेस, जो बाकी की गैसेस हैं और नाइट्रोजन है, वो 78% दोनों में ही होता है, इंस्पायर्ड एयर में भी और एक्सपायर्ड एयर में। यानी हम जो एयर अंदर लेते हैं उसमें भी 78% होती है नाइट्रोजन और बाकी गैसेस, और एक्सपायर्ड एयर में भी बाहर निकालने वाली जो एयर होती है हमारे शरीर से जो बाहर निकलती है उसमें भी 78% होती है। वाटर वेपर वेरिएबल्स होते हैं दोनों में, इंस्पायर्ड एयर में भी और एक्सपायर्ड एयर में भी, ये चेंज होते रहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंसेस। जो डिफ्यूजन है गैसेस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किस पर डिपेंड करता है, इनके प्रेशर डिफरेंस, इनके प्रेशर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल है बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड द ब्लड एंड द टिश्यूज। मतलब एयर के बीच में और ब्लड के बीच में, खून के बीच में और ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में, ओके, ऊतकों के बीच में। गैसेस मूव्स बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। Atmospheric nitrogen is not used by the body, so its pp remain unchanged and is the same in inspired and expired air and in the blood. इसमें क्या होगा, जो गैसेस होती हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप जो है एक इत्र की शीशी या एक परफ्यूम की, सेंट की शीशी लेकर उसको खोल दें एक रूम में, तो क्या होगा, उसमें जो खुशबू है उसकी वो क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगी, पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से किधर की तरफ मूव हुआ गैसेस का, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो पूरे रूम में फैल जाएगी। फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा, फिर वो बराबर की खुशबू आएगी उसके, उस शीशी में भी और उस रूम में भी। तो ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। और क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो यूज तो होती नहीं है बॉडी के लिए, बॉडी में यूज तो होती नहीं है, क्योंकि उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो अनचेंज रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो बॉडी के थ्रू यूज नहीं होती है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो बॉडी के जरिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसका जो पार्शियल प्रेशर है, पीपी मींस पार्शियल प्रेशर, वो क्या होता है, बदलता नहीं है। और क्या होता है, वो इंस्पायर एयर में, एक्सपायर्ड एयर में बराबर रहता है और ब्लड में भी वो सेम रहता है उसका पार्शियल प्रेशर। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाइज में और कैपिलरीज में, ठीक है। ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है पल्मोनरी वेन को जा रही है, ये पल्मोनरी वेन को जा रही है। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर आई, ठीक है।
ये जो है वो ब्लड जो है वो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन मिली इसको, ठीक है, ऑक्सीजन मिली और यहाँ से ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जो सेल और टिश्यूज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उन्होंने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसको दे दी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से इसको तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिल गई और ये कहाँ चली गई, टू पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारी बॉडी में चली जाएगी ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू। और फिर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज हो रही है, कहाँ जा रही है, रेड ब्लड सेल्स में जा रही है। और यहाँ से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू एल्वियोलस, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, इसको बाहर दे रहे हैं, एल्वियोलस को दे रहे हैं, एल्वियोलाई को दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है आपका नेक्स्ट टॉपिक। ऑल्सो नोन एज ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स बोथ ब्रिंगिंग एयर इनटू द लंग्स इनहेलेशन एंड रिलीजिंग एयर टू एटमॉस्फेयर, दैट इज एक्सहेलेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसको ब्रीदिंग भी कहते हैं, और इसमें क्या इन्वॉल्व है, इसमें जो एयर है इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है, इनहेलेशन भी यानी कि हमारा सांस लेना भी और सांस छोड़ना भी। ये जो लेडी है आप देख सकते हैं किस तरह से सांस ले रही है और सांस छोड़ रही है, ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो सिर्फ एनवायरनमेंट के बीच में हो रहा है, यानी बाहरी वातावरण के बीच और हमारे लंग्स के बीच जो गैसों का बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। हमारा सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, ओके। नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द सेल एंड द ब्लड वेसल्स। जो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनका एक्सचेंज होता है, उनका बदलाव होता है किस किस के बीच में, बिटवीन द सेल्स और ब्लड वेसल्स, सेल के, कोशिकाओं के और ब्लड के बीच में, ब्लड की जो वेसल्स होती हैं उनके बीच में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इंटरनल रेस्पिरेशन दिखाया गया है इस डायग्राम में। ये है आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ये है आपकी सेल्स, ठीक है, ये हमारी सेल्स हैं और ये ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पर भी सेम चीज है, ये कैपिलरीज है और ये आरबीसीज हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टिश्यूज है और ये है सेल। तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हमारे ब्लड से कहाँ जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, और ब्लड सेल से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगी, ब्लड में आएगी, ब्लड से ही ये कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी और फिर हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो इन दोनों के बीच में कौन काम कर रहा है, ये टिश्यूज काम कर रहे हैं इनका। ये जो लेन देन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, इसमें कौन हेल्प कर रहा है, टिश्यू हेल्प कर रहे हैं बीच में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसका लेन देन होता है, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन में। ये है आपका डिफरेंस कि इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन एक्सचेंज डायरेक्शन, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज। क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज होती है, वो ब्लड से टिश्यूज में जाती है ऑक्सीजन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो कैसे, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम लंग्स इनटू ब्लड। ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज होती है, वो लंग्स से कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है, और यहाँ से ब्लड से टिश्यू में जा रही है, फिर सेल्स में चली जाएगी। पार्शियल ऑक्सीजन, द पार्शियल ऑक्सीजन इन द ब्लड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 mm of Hg to 40 mm of Hg। जो पार्शियल ऑक्सीजन होती है उसका प्रेशर कितना होता है, कम हो जाता है, 100 से कितना हो जाता है, 40 mm of Hg हो जाता है। लेकिन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में पार्शियल ऑक्सीजन का क्या रहता है, 40 mm of Hg से कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज डायरेक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्शन क्या होगा, इट डिफ्यूजेस फ्रॉम टिश्यू इनटू ब्लड। ये क्या होगा, कहाँ से, टिश्यू से किस में जाएगी, ब्लड में जाएगी और फिर ब्लड से बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज डायरेक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की डायरेक्शन में क्या चेंज आता है, इट डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वियोलर एयर। ये क्या होगा, ब्लड से कहां पर जाएगी, एल्वियोलर एयर में जाएगी, एल्वियोलर एयर में जाएगी यानी कि लंग्स में जाएगी, ठीक है। पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या होता है, जो इसका प्रेशर होता है ब्लड में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का, 40 से कितना हो जाएगा, सिर्फ 46 mm of Hg। और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, 46 से कितना हो जाता है, 40 mm of Hg हो जाता है। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि पहले क्या था, 100 mm of Hg था, पार्शियल ऑक्सीजन का जो प्रेशर था वो 100 था, फिर कितना हो गया, चेंज होकर वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 mm of Hg था एल्वियोलस में, देन ये बॉडी टिश्यूज में जाके कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये है जो
हमारी एल्वियोलाई है उसके बीच हो रहा है और हमारे ब्लड के बीच हो रहा है, ठीक है। और इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच हो रहा है, हमारे ब्लड और ब्लड कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो हम इनहेल करते हैं, इनहेल की हमने वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड में मिलकर ब्लड में मिक्स होकर हार्ट को जाएगी, फिर हार्ट से सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू, बाकी की जो आर्टरीज होती हैं उनके थ्रू किस में जाएगी, वहां से क्या होगा, सेल्स में जाकर चेंज हो जाएगा। चेंजेस क्या होंगे, ऑक्सीजन तो अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल्स किसको दे देंगी, ब्लड को दे देंगी। फिर क्या होगा, यहाँ से वापस सिस्टेमिक वेन के थ्रू ये किसको जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट को जाएगा। ये ब्लड हार्ट को जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच जाएगा इसके थ्रू, और फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू क्या होगा, ये हमारे लंग्स में जाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, हमारी जो गैसेस हैं जो एयर में हम इनहेल करते हैं, जो गैसेस वो किस तरह से हमारे शरीर में जाती हैं और आती हैं वो पढ़ते हैं, ओके। इन आवर बॉडी 97% of total oxygen is transported via red blood cells and rest 3% is transported via being dissolved in the plasma। 97% जो ऑक्सीजन होती है वो कैसे ट्रांसफर हो जाती है, बॉडी सेल्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है हमारे शरीर में, और लेकिन जो 3% बचती है, 3% जो बचती है वो क्या होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, प्लाज्मा में घुल जाती है, ओके। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू ही जो है हमारी ऑक्सीजन हम गेन कर रहे हैं, ओके। ब्लड के थ्रू ही हम ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं, तो क्या होगा, 97% तो उसी के थ्रू पहुंच जाएगी, ब्लड के जरिए पहुंच जाएगी हमारी बॉडी में, लेकिन जो 3% बचेगी वो प्लाज्मा के थ्रू पहुंच जाएगी। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन क्या होता है, बाइंड हो जाती है ऑक्सीजन के साथ में और क्या करती है, इसको हमारी बॉडी की सेल्स को, कोशिकाओं को पहुंचा देती है। आफ्टर बाइंडिंग विद ऑक्सीजन द हीमोग्लोबिन फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जब ये जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ये क्या करती है, एक कंपाउंड बनाती है, एक यौगिक बनाती है, जैसे क्या कहते हैं, ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहा जाता है। This oxygen mixed blood is then transported to all cells of the body। अब ये जो ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड है, अब क्या हुआ, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया, जो ऑक्सीजन थी वो हमारे ब्लड में चली गई तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं वहां चला जाएगा और उनको क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, और वहां से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। When the blood gives away all the oxygen to the cells, it picks up the carbon dioxide from them and transport it back to the heart। क्या करता है ये जो ऑक्सीजन है इसने क्या किया, पूरे शरीर की सारी सेल्स को दे दिया और वहां से क्या ले लिया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ठीक है। किसने, ब्लड ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और फिर ये क्या करेगा, सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड ली है इसने वो सब किसको पहुंचा देगा, हार्ट को। अभी हमें पिछले लास्ट पिक्चर में हमने देखा ही था कि हार्ट को चला जाता है वापस ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होती है डिसॉल्व, ओके। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजन आई लंग्स से, ठीक है, ब्लड में आएगी ऑक्सीजन सबसे पहले, फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी है, ओके। फिर जब ये आगे जाएगी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो क्या होगा, अब क्या किया, इस रेड ब्लड सेल्स ने हमारी जो ऑक्सीजन थी वो इसने किसको दे दी, सेल्स को दे दी, ओके। अब ये सेल्स को दे दी इसने, अब उसके बाद क्या करेगी, सेल्स को देने के बाद में ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स इससे वो ले लेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स को देखकर किसको पहुंचा देगी, पहले हार्ट को पहुंचाएगी, फिर हार्ट से कहां पहुंचेगा, लंग्स को पहुंचेगा और फिर बाहर निकल जाएगी। आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, मींस उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, उसको बाहर निकालना होता है शरीर से, तो इसलिए उसको निकाल दिया जाता है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यूजलेस प्रोडक्ट है, ओके, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरीली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म बिकॉज हीमोग्लोबिन हैज वेरी लेस अफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्राइमरी डिसॉल्व हो जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है डिसॉल्व होकर, और जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी लेस अफिनिटी होती है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के, मींस जितनी जल्दी जो है आपकी ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी हीमोग्लोबिन से उतनी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, ठीक है।
In the dissolved form, carbon dioxide is given to the alveoli of the lungs and oxygen is taken. Dissolved form में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किसको दे दी जाती है, एल्वियोलाइज को दे दी जाती है, जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, और ऑक्सीजन वहां से ले ली जाती है, ठीक है। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व एज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किस तरह से मिलती है, किस तरह से ट्रांसफर होती है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस, और जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। और जो बची 5 to 7% या 7% कह लीजिए, इज इन द डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितनी जाएगी, जो 7% बचती है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है आपका लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। द लंग्स एंड द एयर पैसेजेस आर नेवर एम्प्टी एंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ओनली अक्रॉस द वॉल ऑफ द एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई, द रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस is called the anatomical dead space, that is about 150 ml. lungs volume and capacity. ओके, तो क्या होता है, जो लंग्स होते हैं हमारे, उसमें जो एयर पैसेजेस होते हैं, यानी कि ब्रोंकियल ट्री वगैरह है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो है, एल्वियोलाई है हमारी, ब्रोंकियल ट्री है, ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, वो सब जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल एकदम खाली हो जाए, वो कभी भी एकदम खाली नहीं होता, थोड़ी बहुत उसमें जो एयर है, हवा जो है वो बची रहती है। जिस तरह से क्या होता है, और जबकि जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, जो एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं उनकी दीवारों में होता है, उनकी वॉल्स में होता है, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और फिर क्या होता है, जो थोड़ी बहुत एयर हमारे लंग्स में बचती है, क्योंकि पूरी तरह से खाली नहीं हो रहे हैं लंग्स, तो क्या होगा, थोड़ी बहुत एयर बच रही है, इसका मतलब तो जो थोड़ी बहुत एयर बचती है हमारे लंग्स में उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है डेड स्पेस, जो कितनी होती है, 150 ml होती है। आइए अब पढ़ते हैं कि लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटीज क्या क्या है। फर्स्ट है आपका IRV, इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, RV रेजिडुअल वॉल्यूम, VC वाइटल कैपेसिटी, TLC टोटल लंग कैपेसिटी, TB टाइडल वॉल्यूम। ओके, अब इसे एक्सप्लेन किया गया है कि ये सब क्या होते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, this is the extra volume of air that can be inhaled into lungs during maximal inspiration, that is 3000 ml, that is over and above normal TB। ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, हम जो एयर इनहेल करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग में हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर हम जो एयर इनहेल कर सकते हैं, मतलब जबरदस्ती हम जो सांस खींच सकते हैं अपने लंग्स में अंदर, वो क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है उसे। ओके, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर that can be inspired with maximum effort. It consists of the tidal volume plus inspiratory reserve volume। inspiratory capacity क्या है, वो एयर है ये जो हम मैक्सिमम एफर्ट के साथ अंदर लेते हैं, ठीक है, प्लस टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी अंदर ले सकते हैं, मतलब जो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, साधारणतया जो हम सांस ले रहे हैं, आराम से जो हम सांस लेते हैं अंदर, उस दौरान जो हमारे शरीर में एयर जाती है, हवा जाती है, वो जितनी जाती है, कितनी जाती है, वो 500 ml होती है वो, ठीक है, वो हो गई, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स हम ज्यादा से ज्यादा कितनी हवा खींच सकते हैं अंदर, वो दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। ओके, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दैट इज 2400 ml। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, वो अमाउंट एयर का जो हम नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मली सांस बाहर छोड़ने के बाद में जो हमारे लंग्स में एयर रह जाती है, वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, दिस इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर which can be expelled from the lungs during maximal expiration, that is 1200 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, मतलब
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हम लंग्स से जबरदस्ती एयर बाहर निकाल सकते हैं, मतलब सांस छोड़ते हैं जो वो हम ज्यादा से ज्यादा कितना उस टाइम पे हम बाहर निकाल सकते हैं एयर अपने नाक से, अपने लंग्स से, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? लगभग 1200 ml होती है ये। नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। दिस कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड बाय but is the volume of air remaining in the lungs after forced expiration। ये कितना है? 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? वो वॉल्यूम एयर का जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद हमारे लंग्स में बच गया, यानी हमने जबरदस्ती सांस बाहर जितनी छोड़ सकते थे उतनी छोड़ दी, उसके बाद जो हवा हमारे लंग्स में बची वो क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम है। नेक्स्ट है आपका वाइटल कैपेसिटी VC। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, दैट इज 4800 ml। VC क्या है? वाइटल कैपेसिटी क्या है? ये मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर का जो हम क्या कर सकते हैं? अंदर ले सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं अपने लंग्स से, अपने फेफड़ों से। हम जो जितनी ज्यादा एयर अंदर ले सकते हैं और जितनी ज्यादा एयर हम बाहर निकाल सकते हैं वो कितनी होती है? 4800 ml होती है और उसे वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है हमारे लंग्स की। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स कैन बी होल्ड in an adult of average build. It is normally around 6 liters. It includes IRV, ERV and TB. टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? ये मैक्सिमम अमाउंट होता है हमारे एयर का जो हमारे लंग्स जो हैं वो उसे होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, जितनी एयर जो है हमारे लंग्स में रह सकती है। ओके, होल्ड कर सकते हैं। वो कितनी होती है? लगभग 6 लीटर है या 6000 ml कह लीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? IRV, ERV एंड TB मींस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम खींचकर जितनी ज्यादा अंदर सांस ले सकते थे वो हो गई, और ERV मींस हम जितनी ज्यादा खींचकर सांस बाहर निकाल सकते हैं यानी कि एक्सपिरेशन कर सकते हैं, वो वॉल्यूम हो गया एयर का। ठीक है, वो उतना ml एयर हो गई। और TB टाइडल वॉल्यूम यानी कि जो बच जाता है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर हम लेते हैं अंदर, वो उतना, वो सारा मिलाकर कितना हो गया? IRV, ERV और TB मिलाकर क्या हो गया? टोटल लंग कैपेसिटी हो गई जो कितनी है हमारी? 6 लीटर है या 6000 ml है। टाइडल वॉल्यूम, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज अबाउट 500 ml एट रेस्ट। जो नॉर्मली अभी हमने देखा था कि नॉर्मल जो हम ब्रीदिंग करते हैं उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल जो हमारी साइकिल होती है ब्रीदिंग की, सांस लेने की, नॉर्मली हम जो सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, और वो कितना होता है? 500 ml होता है। लंग फंक्शन टेस्ट आर कैरीड आउट टू डिटरमाइन रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड आर बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स आउटलाइंड अबव। रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट कैन हेल्प इन डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी। लंग फंक्शन टेस्ट होता है, वो किस लिए किया जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन को मापने के लिए किया जाता है, चेक करने के लिए किया जाता है कि किस तरह से हमारा जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो काम कर रहा है, रेस्पिरेशन हमारा कैसा है। तो ये जो लंग फंक्शन टेस्ट है इसमें क्या करते हैं? ये जो हमने पीछे पढ़ा है IRV, ERV, टाइडल वॉल्यूम, TLC, VC, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं लंग फंक्शन टेस्ट में। इन सब पैरामीटर्स को चेक किया जाता है और फिर क्या होता है? इसी के रिजल्ट से जो है डायग्नोसिस निकलता है, पता चलता है, मॉनिटरिंग होती है, पता चल जाता है कि कौन सी जो है डिसीज है, कौन सी बीमारी है पेशेंट्स को। ओके, सो गाइज ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। Please like and share the video and subscribe my channel. Thank you for watching.